हेलो दोस्तों। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 14, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है दोलन यानी ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं दोलन, और इसमें मैक्सिमम टाइम हम पढ़ेंगे सरल आवर्ती गति। सरल आवर्ती गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे हम। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति, इसमें तीन वर्ड है, सरल, आवर्ती और गति। तो इससे ही हम पहला लेते हैं आवर्ती गति। ये जो वर्ड है आवर्ती गति, दो टाइप की हमारे पास यहाँ पर गतियां होगी। किसी भी वस्तु की दोलन करने के लिए दो टाइप की गति होगी। एक होगी आवर्ती गति, जो कि हमने पहला टाइप लिया है आवर्ती गति। आवर्ती गति ऐसी गति जिसमें कोई भी वस्तु या कण या पिंड किसी निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराता है, यानी वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को वापस रिपीट करेगा। वो होगा हमारे पास आवर्ती गति, या फिर इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो दोनों बाइलिंगुअल हम इसको पढ़ लेंगे चैप्टर को। तो देखो, पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति मैंने जैसा डिफाइन किया वो कहा है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, यानी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात वो ऑब्जेक्ट या वो कण अपनी गति को वापस से रिपीट करेगी। वो होगी हमारे पास पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एक हमारे पास है सन, हमारे पास हमारा एक सन है। ठीक है, तो यहां पर सन है और सन के अराउंड अर्थ और बाकी प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट्स में, यानी अपनी अपनी कक्षाओं में मूव करते हैं, यानी मोशन करते हैं, गति करते हैं। तो देखें कि सन के अराउंड या सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और दूसरे ग्रह चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं, और उनकी जो कक्षा या ऑर्बिट होती है, उनकी जो कक्षा या ऑर्बिट होती है वो होती है दीर्घ वृत्ताकार। कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार। यानी वो किस पाथ पर या किस पथ पर चलते हैं, किस रास्ते पर चलते हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, जो ये आपको यहां दिखाई दे रहा है सन के अराउंड। ठीक है, तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में चलते हैं। और ये जो अर्थ है, यानी ये पृथ्वी है हमारे लिए, जिस पर हम रहते हैं, हमारा ग्रह, हमारा घर, हमारा, जिसको हम धरती माता भी कहते हैं, वो अर्थ जो कि यहां से चलेगी और वापस इधर से घूमकर सन के अराउंड और वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पर जब पहुंचेगी, तो उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें लगता है 365 डेज। यानी ये आफ्टर 365 डेज वापस घूमकर और यहां पर आएगी, फिर वापस 365 डेज लेगी और वापस से यहां घूमकर आएगी। तो ये वाला जो एक सर्टेन टाइम पीरियड है, एक निश्चित समय अंतराल है कि 365 दिनों के बाद ही ये अपनी पोजीशन पर वापस आएगी। यानी 365 दिनों में ये इस सन के अराउंड, सन के चारों तरफ एक चक्कर करती है। ठीक है ना? तो इसके मोशन को, यानी अर्थ के मोशन को हम कह देंगे कि सन के अराउंड अर्थ का मोशन पीरियोडिक मोशन है, यानी आवर्ती गति है। बात क्लियर है? अब देखो, ये अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट होती है, यानी घूर्णन गति करती है। तो ये अर्थ अगर अपने एक्सिस पर, ये अर्थ है और ये अपने एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट करेगी, यानी ओमेगा कोणीय वेग, यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये अपने एक्सिस पर, ये इसका एक्सिस है, स्टेबल एक्सिस, स्थिर अक्ष पर, स्थिर अक्ष के चारों तरफ अगर कोई भी पिंड या कोई भी कण गति करता है तो उस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। और ये जो अर्थ है वो इस अक्ष के चारों तरफ क्या करती है? घूर्णन गति करती है।
ठीक है ना। तो यहां पर इस पॉइंट पर कोई इंसान खड़ा है, ये जब घूम के वापस यहां आ जाएगा इस तरीके से इसके चारों तरफ, तो कितना टाइम हो जाएगा, ये यहां से घूम के यहां आएगा तो 12 घंटे, फिर ये यहां से घूम के यहां आ जाएगा तो वापस 12 घंटे, यानी ये अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 24 आवर्स कंप्लीट, पूरा 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो ये वाला जो मोशन होगा ये भी पीरियोडिक मोशन होगा, इसके सन के अराउंड घूमेगा ये भी पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो आपके घर में घड़ी होती है, वॉल वॉच, दीवार घड़ी, ठीक है ना। दीवार घड़ी थोड़ी टूट गई है अपनी, जोड़ देते हैं। तो ये दीवार घड़ी जो है, ये दीवार घड़ी में लगी हुई जितनी भी सुइयां होती है, वो सभी सुइयां अपने अपने टाइम के हिसाब से अपने अपने टाइम इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट करती है। कैसे रिपीट करती है कि सेकंड वाली जो सुई होगी वो ईच एंड एवरी सेकंड इस तरीके से नीचे चलती रहेगी, और आफ्टर 1 मिनट यानी एक राउंड कंप्लीट करने में सेकंड वाली सुई को 60 सेकंड्स लगेंगे, यानी सेकंड वाली जो सुई है वो 60 सेकंड में वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, एक चक्कर पूरा कर लेगी। तो इसका मोशन कैसा हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। मिनट वाला कितनी देर में करेगी, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में ये मिनट वाली जो सुई है वो हमारे पास 60 मिनट लेगी। इसका पीरियोडिक मोशन का जो सर्टेन टाइम इंटरवल यानी निश्चित समय अंतराल है वो 60 मिनट हो गया मिनट वाली का, इसका हो जाएगा 60 सेकंड। और ये जो आर वाली घड़ी है, आर वाली सॉरी सुई है यानी पेन निडल है, वो यहां से चलना स्टार्ट होगी और वापस यहां पर कब पहुंच जाएगी। देखो इसके अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके अंदर 12 होते हैं। तो ये जो है आप बोलोगे कि सर 24 घंटे में वापस रिपीट करेगी, नहीं, ये 24 घंटे में 2 बार आ जाएगी यहाँ पर 3 पर। जैसे अभी ये यहाँ पर बैक, वैसे तो यहाँ घड़ी है नहीं अपने पास, वैसे यहाँ पर 3 होता है आपकी घड़ी में, है ना, 3 लिखा होता है। तो ये 3 से अगर स्टार्ट होती है यहाँ तक चलना, तो 3 पर कितनी देर में जाएगी, 12 घंटे बाद आएगी, ठीक है ना। और फिर वापस जाएगी तो 12 घंटे वापस हो जाएंगे, यानी ये एक बार में घंटे वाली जो है वो 12 घंटे एक चक्कर को पूरा करने में लेती है। कितने घंटे लेती है, 12 घंटे एक चक्र को पूरा करने में लेती है। 24 घंटे कौन लेता है, अर्थ अपने एक चक्र को पूरा करने में 24 घंटे लेता है, ना कि घड़ी की सुई 24 घंटे। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, जिसमें मिला के एक रात और एक दिन होता है। एक रात और एक दिन यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात जब जाके पूरा एक कंप्लीट डे होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 12 घंटे में घंटे वाली सुई आएगी, 60 मिनट में मिनट वाली सुई आएगी, 60 सेकंड्स में सेकंड वाली सुई आएगी। तो ये जो मोशन हो रहा है वो मोशन है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। अब हम बात करते हैं दूसरे मोशन की, जो कि होता है हमारे पास नॉन पीरियोडिक मोशन यानी अनावर्ती गति। तो अब देखते हैं अनावर्ती गति यानी नॉन पीरियोडिक मोशन। अनावर्ती गति, अनावर्ती गति या नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन या अनावर्ती गति ऐसी गति होगी जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पिंड या कण अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल पश्चात वापस नहीं दोहराता है, उसको हम बोलेंगे अनावर्ती गति। यानी इसको सिंपल वे में हम बोल सकते हैं, जो कि पीरियोडिक मोशन नहीं कर रहा है वो अनावर्ती गति कर रहा है, यानी जो आवर्ती गति नहीं है वो अनावर्ती गति कहलाएगी। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि आपके पास साइकिल होती है, तो साइकिल क्या करता है कि साइकिल का जो पहिया है वो जब आप स्पीड से साइकिल चलाएंगे तो उसका टाइम इंटरवल यहां से, जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं ये वाला ए, और वापस घूम कर ये वापस ए तक जब ये आता है ऐसे इस तरीके से राउंड करेगा, तो यहां पर इसको अगर आप स्पीड से चला रहे हैं, अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, वैसे इतना होगा नहीं है शायद, नॉर्मली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, तो इसका जो टाइम इंटरवल होगा वो कम हो जाएगा, यानी इसका जो रिपीटेशन है, इसको चक्कर काटने में जो समय लग रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो
आपका जो यहाँ ए से वापस ए तक पहुंचने का जो टाइम है वो टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो गई है। इस ऐसे मोशन को हम बोलेंगे नॉन पीरियडिक मोशन, यानी अनावर्ती गति कहेंगे। देखो ये तो बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं आगे दोलन की, जो कि लेसन का नाम है दोलन, और दोलन मोशन है एक, ठीक है ना। तो दोलन गति या कंपन गति यानी वाइब्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं ये राइट डाउन कर देता हूं कि पीरियडिक मोशन और नॉन पीरियडिक मोशन को क्या कहते हैं। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका आप अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि दोलन गति क्या होती है, यानी इसको हम कहते हैं दोलन या कंपन गति, जिसको अपन कह सकते हैं ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग मोशन। अब ये कैसा मोशन है? ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटिंग मोशन ऐसा मोशन होगा जिसमें ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद यानी निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराएगा, लेकिन वो एक सर्टेन पॉइंट के हियर एंड देयर या इर्द गिर्द अपनी गति को बार बार दोहराएगा। उस सर्टेन पॉइंट को हम बोलेंगे माध्य स्थिति, ठीक है ना, या मीन पोजीशन कहेंगे। तो कहते हैं कि देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल है हमारे पास, जैसे कि आपने पेंडुलम देखा होगा, तो वो पेंडुलम अपनी एक पोजीशन पर रहता है पहले, और इस पेंडुलम को अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा यहां से मूव कर दें और यहां से इसको मूव करके और यहां से क्या करें, इसको छोड़ दे, तो ये पेंडुलम क्या कहेगा कि मुझे अपने पुराने वाले जगह पर जाना है। यानी कोई भी अगर हमारे अपने घर से कहीं बाहर चला जाता है तो वो वापस कहाँ आना चाहता है? घर पे आना चाहता है। घर पे आके ही उसको आराम मिलेगा, इसलिए वो क्या करेगा कि इसको अपन ने इसके घर से हटा दिया, और हटाने पर अब इसको बोला कि तू अपने घर पे जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसने कहा मैं जाऊंगा, तो ये जा रहा है अपने घर पे। लेकिन यहां से ये घर पे जाता है और इसके पास क्या है अभी? इनर्शिया, यानी इसके पास है जड़त्व, और इसके जड़त्व के कारण, जड़त्व देखो दो प्रकार से होता है, जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो गति कर रही है तो गति करती ही रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है यानी स्टेबल स्टेट में है, स्टेशनरी स्टेट में है, तो वो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो यहां से जब हमने इसको छोड़ा तो इसके पास कौन सा इनर्शिया था? मोशन वाला इनर्शिया था, यानी ये रुकना तो चाहता ही है, लेकिन इसका इनर्शिया इसको बोल रहा है कि मत रुकना। इसका इनर्शिया कह रहा है इसको कि रुकना मत। इसके पास कौन सा इनर्शिया है? मोशन वाला इनर्शिया, यानी गति वाला इनर्शिया है इसके पास। इनर्शिया कौन सा है इसके पास? गति वाला इनर्शिया। कि इसका इनर्शिया इसको कह रहा है कि रुकना मत, ये रुकना चाहता है लेकिन इसको रुकने को नहीं दे रहा, इसका इनर्शिया रुकने नहीं दे रहा। तब ये यहां से चलता हुआ इसकी इस वाली पोजीशन को हम कहेंगे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति। इसके घर पर जाना चाहता है, इसका घर यहां है मीन पोजीशन पर। जब इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये जाएगा यहां, लेकिन इसका इनर्शिया बोलेगा कि रुके मत। ये बेचारा रुकना चाहता है लेकिन इसका इनर्शिया रुकने नहीं दे रहा, तो ये क्या करेगा? यहां से मूव होगा, और जितना हम इसको इधर मूव किया था हमने, उतना ही ये यहां से यहां पर और थोड़ा सा मूव हो जाएगा। जितना हमने इसको मूव कर दिया था उतना ही ये यहां से यहां तक मूव हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये अपने घर पर जाने से आगे निकल जाएगा। फिर यहां पर पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वापस 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके घर से ये कुछ दूरी पर जाता है और फिर लड़ लुड़ा के इनर्शिया से कि नहीं 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 मैं तो वापस घर जाऊंगा, तो ये रुक जाता है। फिर ये चलना स्टार्ट करता है यहां से, और जब ये यहां से चलना स्टार्ट करता है तो फिर इसका इनर्शिया वाला इसकी बुद्धि खराब कर देता है कि भैया मत रुक मत रुक मत रुक, और ये क्या करता है? मत रुक के चक्कर में ये वापस पे घर पे नहीं रुक पाता। तो
तो ये क्या करता है, इसके घर के चारों तरफ, घर के इर्द गिर्द यानी हियर एंड देयर, घर के इधर उधर ये क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है। इस मोशन को हम कहते हैं दोलन। समझ में आई बात? तो क्या करता है कि किसी भी पेंडुलम, अब ये पेंडुलम के साथ ही नहीं, ये स्प्रिंग के साथ भी हो सकता है। अगर स्प्रिंग लें और स्प्रिंग के नीचे हम कोई भी एक m मास का ऑब्जेक्ट लटका दें, कोई भी ऑब्जेक्ट लटका दिया, अब उस स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ थी पहले यहां पर है, मान लें वो स्प्रिंग इस तरीके से है, यहां हमने उसके ऊपर एक m मास का ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, लटका दिया। तो इसकी जो पहले वाली मीन पोजीशन है, हम मान लेते हैं यहां पर है ये मीन पोजीशन इसकी, मीन पोजीशन यहां है। और जब हमने इसको लटकाया और जब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ऐसे नीचे पुल किया, क्या किया, पुल किया, इसको नीचे खींचा, तो नीचे खींचने पर जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये इसकी मीन पोजीशन से, मान लो पहले हमने इसको यहां तक पुल कर लिया, ठीक है, तो यहां से ये यहां तक आ गया, ये मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन ये थी, अब ये यहां पर पहुंच गया, वाई डिस्प्लेस कर लिया इसको, हम ये बोल देते हैं कि वाई डिस्प्लेस कर लिया। तो इसको जब यहां पर लाके छोड़ेंगे तो ये वापस इसके पास इनर्शिया होगा, कौन सा वाला, मोशन वाला। मोशन वाला इनर्शिया इसको कहेगा कि घर पर मत रुक, बहुत गंदा ये इनर्शिया है ना, इसको घर जाना है बेचारे को, लेकिन ये जाने नहीं दे रहा, तो ये कहेगा कि मत रुक, और ये रुकेगा नहीं यहां पर घर पर, और ये आ जाएगा इस पोजीशन पर, ठीक है। यानी जितना हमने इसको नीचे डिस्प्लेस किया था उतना ही ये इससे घर से ऊपर चला जाएगा। होता है ऐसा, आप करते होंगे ऐसा, स्प्रिंग पे कुछ लटका है तो उसको ऐसे करेंगे तो वो अपनी मीन पोजीशन पर, यानी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऊपर नीचे इस तरीके से दोलन करने लग जाएगा। यानी इस गति को हम कहेंगे दोलन गति, जिसमें क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन यानी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी पर गति कर रहा है ना। इस गति को हम बोलेंगे दोलन गति या कंपन गति। कंपन गति भी सेम एज इसी तरीके से होती है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार की गति या ऐसी गति जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय अंतराल में अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द यानी इधर उधर या ऊपर नीचे अपनी गति को बार बार दोहराता है, ऐसी गति को दोलन गति या कंपन गति कहेंगे। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सरल आवर्ती गति क्या होती है। सरल आवर्ती गति जो है वो दोलन गति का ही एक पार्ट है। ये दोनों मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं। पेंडुलम वो भी दोलन गति का एग्जांपल है। स्प्रिंग से लटका हुआ अगर कोई द्रव्यमान है, कोई मास है, उसकी जो मोशन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, दोलन गति होगी। ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति, ये सरल आवर्त गति भी एक दोलन गति ही होती है। सरल आवर्त गति भी दोलन गति भी होती है। अब दोलन गति जो हमने यहाँ पर लिखी है, एग्जाम्पल समझा है ओरली, ये सरल आवर्त गति उस दोलन गति को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हमें बताती है। और ये सरल आवर्त गति की डेफिनेशन जो है वो कैसे बोलते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। पहले अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था सरल आवर्ती गति के बारे में। सरल आवर्ती गति जो कि एक दोलन गति ही होती है। सरल आवर्ती गति एक दोलन गति ही होती है। और ये हमें इस दोलन गति का जो हम ऑरली एग्जांपल्स हम देख रहे थे, उनको ये हमें कैलकुलेट करके बताती है मैथमेटिकली। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि सरल आवर्ती गति इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सरल आवर्त गति करता है यानी दोलन गति करता है, तो वो अपनी पोजीशन यानी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है, वो सरल आवर्त गति होगी। लेकिन सरल आवर्त गति में ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि हमने एक स्प्रिंग के साथ में जोड़ दिया है, और अब हमने इसको इस तरीके से जोड़ा है क्षैतिज में। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये मूव हो सकता है।
विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई घर्षण नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये आराम से मूव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है इसकी हम बोलते हैं ये माध्य स्थिति है, यानी मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से अगर मैं इस m मास के ऑब्जेक्ट को, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा अगर इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, मेरे राइट साइड में अगर मैं इसको मूव कर देता हूं, लेट सपोज कि मैंने इसको यहां से इस पोजीशन पर लेके आ गया और ये यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां तक y डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया, y डिस्प्लेस मैंने इसको कर दिया राइट साइड में। ठीक है ना, राइट में इसको इस डायरेक्शन में y डिस्प्लेस कर दिया। तो देखेंगे कि यहां पर ये स्प्रिंग जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी फैल जाएगी, यानी इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। और जब ये स्प्रिंग फैलेगी तो इस स्प्रिंग के अंदर एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। वो गुण आपने 9th चैप्टर में पढ़ा है, वो गुण है प्रत्यास्था। यानी प्रत्यास्था या एलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि उसको कहती है कि भैया आपने अपना शेप चेंज कर लिया, क्या कृपया करके आप अपने वापस पुराने वाले शेप में आएंगे। तो ये कहेगा, अगर इसके पास इलास्टिसिटी है तो ये कहेगा कि हाँ मैं जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि वही बात, कोई भी अपने जो पुराना वाला जो खुद जैसा होता है वो वैसा ही रहना चाहता है। अगर उसको कोई परेशान करे, कोई चेंज करे तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग क्या करेगा कि अपनी पहली वाली पोजीशन पर आना चाहेगा। तो इसको, स्प्रिंग को पहली वाली पोजीशन पर लाने के लिए कौन वर्क करेगा, यहां से हमने तो इसको कहा नहीं, धक्का तो हम दे भी नहीं रहे इसको, हमने तो कहा कि यहां तक तुझे एम मास को वाई डिस्प्लेस कर दिया। अब स्प्रिंग कहेगी कि भैया मुझे तो पहले वाली पोजीशन पर पहुंचना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, प्रत्यास्था का गुण होता है। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं में जब भी हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर एक फोर्स, उस डिफॉर्मिंग फोर्स के जितना ही एक फोर्स वापस उनमें आ जाता है। और वो फोर्स क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। यहां पर लगने वाला प्रत्यानयन बल जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है कौन, प्रत्यानयन बल। तभी तो ये स्प्रिंग अपनी जगह पर जा पाएगी। अगर ये इस दिशा में लगेगा प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये तो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, लेकिन ये कहां आना चाहती है, इस वाली मीन पोजीशन पर। तो ये प्रत्यानयन बल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऑलवेज। ये कौन सा बल है, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसको अपनी पुरानी वाली जगह पर लेके जाना चाहता है। और ये कहां से आया, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो ये कहां जाएगा, अब जब इसको यहां से छोड़ देंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पर लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स स्प्रिंग पर, उसको अगर हम हटा देंगे तो ये एम मास ऑब्जेक्ट वाई डिस्प्लेस होकर वापस इसकी मीन पोजीशन पर जाना चाहेगा। मीन पोजीशन क्या है, इसका घर है, घर पे ये जाना चाहता है। लेकिन इसके पास, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसके पास होगा एक इनर्शिया, और इसके पास किस टाइप का इनर्शिया होगा, मोशन वाला इनर्शिया, यानी गति वाला इनर्शिया होगा। तो इसका जो जड़त्व है, इसका जो इनर्शिया है, वो इनर्शिया गति वाला इनर्शिया है, गति वाला इनर्शिया। ये इनर्शिया इसको यहां रुकने नहीं देगा, गंदा आदमी है, रुकने नहीं देता, तो इसको यहां तक रुकने नहीं देगा। और ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में भी y डिस्प्लेस कर देगा। कितना डिस्प्लेस कर देगा, y डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है ना, घर पे रुकने नहीं देगा ये इनर्शिया। और ये इस डायरेक्शन में भी, यानी लेफ्ट साइड में भी ये मूव हो जाएगा और y डिस्प्लेस हो जाएगा। जितना इस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया था उतना ही ये खुद से इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये स्प्रिंग जो हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी थोड़ी। यहां पर इसकी मीन बनाएंगे हम, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, अब स्प्रिंग में पहले तो क्या हुआ था, एक्सटेंशन हुआ था, यानी स्प्रिंग फैल गई थी। अब स्प्रिंग में क्या हो गया, स्प्रिंग में हो गया हमारे पास कंप्रेशन, यानी स्प्रिंग सिकुड़ गई। अब स्प्रिंग सिकुड़ गई, फिर स्प्रिंग बेचारी कहेगी कि भैया मुझे पहले जैसा क्यों नहीं रहने देते, कभी फैला देते हो, कभी छोटी कर देते हो, मुझे मेरे हिसाब से रहने दो।
तो स्प्रिंग कहेगी कि मैं अपने हिसाब से अपने घर वापस जाऊंगी, तो जाओ। तो देखो यहाँ पर वापस, जैसे कि यहाँ प्रत्यानयन बल बना था या रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ था, तो यहाँ सिकुड़ने से भी क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा एफ इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हुआ है, और ये उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस राइट साइड में रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स वापस इसको कहां लेके आएगा, माध्य स्थिति पर। लेकिन फिर वही बात कि इसके पास क्या है, जड़त्व, इनर्शिया, कौन सा, गति वाला, वो कहेगा मत रुक। मत रुक, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से तब तक मोशन करती रहेगी जब तक इसके पास एनर्जी होगी। ये बात सही है कि सर ये तो रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, तो हाँ रुक जाएगी, क्योंकि यहां पर इसके पास जब तक एनर्जी रहेगी तब तक तो ये मूव कर सकती है। इसलिए हमने पहले ही बोल दिया कि ये जो फ्लोर है ये फ्रिक्शन लेस है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर कब तक यही चलती रहेगी, जब तक इसके पास एनर्जी होगी, और एनर्जी खत्म और ये रुक जाएगी। कहां पर रुकेगी, मीन पोजीशन पर, क्योंकि लोड की बुद्धू घर को आए, हमेशा वापस कहां पर आएगा आदमी, कोई भी वस्तु अपनी मीन पोजीशन यानी घर पर ही आती है। तो ये इस तरीके से मूव करेगी। अब इस सब की हम कैलकुलेशन करें तो हमने यहाँ पर देखा है प्रत्यानयन बल, यहां देखा है हमने मास, यहां देखा है हमने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहां हम कहेंगे, और यहां दूसरी चीज कि जब ये देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है गति। जब भी कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो उसके पास कुछ चीजें आ जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति करता है तो वो डिस्प्लेस तो हो ही जाएगा, वो डिस्प्लेस तो हो ही जाएगा, विस्थापित तो हो ही जाएगा। और गति करेगा विस्थापित होने के लिए तो उसके पास वेग भी होगा, सही है भैया, वेग भी होगा। और वेग यहां पर, यहां से यहां तक लेके आए, वेग 0 हो गया। यहां से यहां तक मूव किया तब वेग था, लेकिन अभी 0 हो गया, ठीक है ना। तो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। फिर यहां से छोड़ा तो यहां तक इसने गति की, फिर यहां वेग में 0 हो गया, तो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। यानी इसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और आपको ये तो बिल्कुल छोटी वाली बात है कि वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन कहलाता है त्वरण। तो इसके पास क्या होगा, त्वरण होगा। ओवरऑल इसके पास होगा त्वरण, और इसके पास है रिस्टोरिंग फोर्स। ये त्वरण और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों के दोनों इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं, और इसकी हमेशा विपरीत दिशा में काम करते हैं, इसकी विपरीत दिशा में काम करते हैं। क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर इधर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर, और ये डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हुआ था, राइट साइड में हुआ था, फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो यहां पर फोर्स और एक्सेलरेशन यानी प्रत्यानयन बल और त्वरण दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसको हम मैथमेटिकली इस टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस वाई की, यानी फोर्स जो है प्रत्यानयन बल वो समानुपाती होता है विस्थापन के ऋणात्मक मान के, हिंदी में इस तरीके से कहेंगे। और ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस वाई के, ठीक है भैया। ये बात है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी रेखिक सरल आवर्त गति, और दूसरा होता है कोणीय सरल आवर्त गति यानी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये 1 by 1 हम इनको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।